हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल स्वर के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्वर की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और री को लिखित रूप में स्वर माना जाता है, परंतु आजकल हिंदी में इसका उच्चारण र में छोटी ई की मात्रा के समान होता है। आजकल अंग्रेजी के प्रभाव से आ जो जिसमें अर्धचंद्र लिखा होता है वो अपनी जगह बना चुका है, क्योंकि उसके अंदर उससे कई शब्द ऐसे अंग्रेजी भाषा से आए हुए कई शब्द उसके अंदर उससे लिखे जाते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको स्वरों की मात्राएं। स्वर 11 है, तो 11 जो स्वर हैं हमारे पास उसके उनकी मात्राएं भी हैं। तो यहाँ आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में होती है, आप बुक में देखते रहिए। ई आगे से लगती है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगती है। ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की, ओ की, औ की, अंग की, अह और आ। तो ये सब जो मात्राएं हैं आपने नर्सरी में पढ़ी भी हैं और उनका प्रयोग भी किया हुआ है, तो ये सब आपको आती हैं। आगे है अयोग्य वाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के बीच दो ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो शुद्धते स्वर है, या न तो वो तो पूरी तरह से स्वर है और ना व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के योग से बनी है। ये ध्वनियां हैं अंग तथा अह। इन्हें क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। जो अंग है उसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई है वो अनुस्वार के रूप में काम में आती है, और जो अह है वो जो दो बिंदी लगी हुई है साइड में, तो वो विसर्ग के रूप में काम में आता है। आगे है अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग दोनों का उच्चारण स्वर प्लस व्यंजन की भांति होता है। अनुस्वार शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें पहले स्वर आता है और बाद में नासिक के व्यंजन ध्वनि। नासिक के व्यंजन का मतलब क्या है? नाक से बोले जाने वाला वर्ण। जैसे दंत, द हलन प्लस अंक, फिर आएगा प्लस त। यहाँ अंग से पहले स्वर है तथा उसके बाद नासिक के व्यंजन है। आगे है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण अह के रूप में होता है, अर्थात अह अ प्लस ह। उदाहरण है जैसे प्रातः, तो प हलन प्लस र हलन प्लस आ प्लस त हलन प्लस अह, तो क्या बन गया? प्रातः। तो ह का जो चिन्ह है वो विसर्ग के रूप में आएगा। विसर्गों का प्रयोग केवल उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। यानी जो विसर्ग का प्रयोग है वो उन शब्दों का प्रयोग उन्हीं में होता है जो संस्कृत शब्द हिंदी में आते हैं और वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं, यानी तत्सम है। यानी जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से आते हैं लेकिन हिंदी में वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे प्राय, संभवतः। संस्कृत के दुख को
अब हिंदी में विसर्ग हटाकर दुख ही लिखा जाता है। अगला है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक किसे कहते हैं? जो चंद्र बिंदु हम लगाते हैं। और अनुस्वार में अंतर, इन दोनों में मूल अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर का अभिन्न अंग होता है, जबकि अनुस्वार स्वर और व्यंजन के योग से बनता है। अनुनासिक स्वर का गुण है इसके उच्चारण में अलग से समय नहीं लगता, जबकि अनुस्वार स्वर के पश्चात आता है, यह स्वर से पृथक होता है। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए अनुस्वार वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे हंस के ह में अनुनासिक होते हुए भी ये क्या है? ह्रस्व है। ठीक है, इसकी मात्रा एक है, जबकि हंस के ह में अनुस्वार लगने से ये दीर्घ हो गया है। आप बोलकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसे बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से कहीं कहीं अर्थभेद भी हो जाता है, यानी अर्थ में भी अंतर आ जाता है। जैसे हंस का अर्थ क्या है? हंसना, और हंस क्या है? एक पक्षी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए हमारी श्वास वायु मुख के किसी भाग अर्थात तालु, ओष्ठ, दांत, वर्ष आदि से टकराकर अथवा घर्षण करके बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन हैं। 2 व्यंजन ड और ढ क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं। संयुक्त व्यंजन लिखने के 2 रूप प्रचलित हैं, जैसे विद्यार्थी और विद्यार्थी, यानी संयुक्त व्यंजन ध से भी बना है तो वैसे। आगे देखिए, मिट्टी यानी हलंत लगाकर भी लिख सकते हैं और जोड़कर भी लिख सकते हैं। हड्डियां, हड्डियां। उद्देश्य, उद्देश्य। विद्वान, विद्वान। द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयुक्त होना। 2 समान यानी एक ही व्यंजन 2 बार आता है, एक में हलंत होता है और दूसरा पूरा होता है, तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे पक्का, सच्चा, मुक्का, उच्चारण, ठीक है, उज्ज्वल, उज्जैन आदि। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे कल पढ़ेंगे।